और कोल राउस का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन बेटा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या डिस्कस करने वाले हैं? कोल राउस का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन उसे कहते हैं कि जब माइग्रेशन हो, यानी कि मोशन जब हो, तो किसी पे भी वो डिपेंड ना करे। कैटाइन की मोशन अनाइन पे डिपेंड ना करे और अनाइन की मोशन कैटाइन पे डिपेंड ना करे। डिपेंड ना करने का मतलब यह है कि जब कैटाइन जब मोशन कर रहा होगा तो अनाइन के द्वारा वो अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और जब अनाइन मोशन करे तो वो कैटाइन के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर डूइंग दिस, इसे करने से पहले हम चीज़ें पढ़ेंगे कुछ और यहाँ पे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले आपने पढ़ा था कि डाइल्यूशन का इफेक्ट आपको जानना था, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको मैं आपको बताऊंगा। जब भी डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन पर जी स्टार जो होती है वो कैसी होती है? इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कैसी होती है? डिक्रीज होती है। और जो इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो भी क्या हो जाती हैं? इंक्रीज। ये 4 रिजल्ट थे, क्लियर है ना स्वर्णिमा? 4 रिजल्ट हैं जब भी आप डाइल्यूशन करोगे। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? टू ऐड वाटर, यानी कि पानी मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं बेटो? क्या बोलते हैं? तो डाइल्यूशन करने पर जी स्टार इंक्रीज होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कल मैंने आपको इनके बारे में बताया था। दिस इज नॉट ए नॉर्मल इक्वेशन एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, यू नो दैट, रिमेंबर नॉट? यहां पे 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से थे? 3 साइंटिस्ट के नाम की हम बात करेंगे। एक साइंटिस्ट तो थे बेटा हमारे पास डिबाई, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट थे हकल, और तीसरे साइंटिस्ट थे हमारे पास ऑनसागर, ठीक है। इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के हमें एक इक्वेशन दी थी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? DHO इक्वेशन। क्या बोला था? अब DHO इक्वेशन का रिजल्ट आउटकम्स क्या था? DHO इक्वेशन का रिजल्ट आउटकम्स ये था, कंक्लूजन की बात करो, आई एम जस्ट ओनली टॉकिंग, हमारे क्लास 12th में केवल कंक्लूजन है, थियोरी नहीं है कि वो कैसे आएगी। थियोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि वो ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर ही पढ़ाई जाती है। क्लास 12th में हम सिर्फ उस पूरी थ्योरी के कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में आसान शब्दों में बताऊंगा। DHO इक्वेशन का कंक्लूजन ये था कि अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर स्क्वायर रूट सी और मोलर कंडक्टेंस के बीच में एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, DHO इक्वेशन के अनुसार अगर आप लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट सी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, प्लीज बी फोकस्ड, एंड लैम्डा एम क्या है? द मोलर कंडक्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू द DHO, अकॉर्डिंग टू द डिबाई हकल ऑनसागर, इफ यू विल गो फॉर द एक्स्ट्रा प्लॉटेशन, मतलब ग्राफ खींचना जा रहे हो, अगर ग्राफ खींचने जाओगे, देन किस किस के बीच में? लैम्डा एम और स्क्वायर रूट सी के बीच में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। ये जब भी आपके IIT, JEE, नीट, 12th बोर्ड या किसी भी मेडिकल एग्जाम, किसी भी केमिस्ट्री एग्जाम में जब क्वेश्चन की आस्किंग होगी, तो उसका आंसर जो मैंने अभी एक सेंटेंस बोला है वो है एक सिंपल शब्दों में। तो आपको इनके जो कंक्लूजन ले जाने में 2-3 कंक्लूजन पे बस स्टार मार्क कर दूंगा, बस आपको उतना ही याद करना है। पहला कंक्लूजन ये है कि जब भी आप DHO के अनुसार अगर लैम्डा एम, जैसे मोलर कंडक्टेंस आप कहते हैं, और स्क्वायर रूट सी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। सेकंड पॉइंट क्या पूछा जाएगा? जब इन्हीं दोनों के लिए जब आप ग्राफ देखो, ये तो जो थी, ये स्ट्रेट लाइन जो थी, ये तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, लेकिन अगर आपने यही कर्व, यही ग्राफ अगर आपने खींचा फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास पाथ है, स्ट्रेट लाइन जो, वो नहीं मिलेगी। आपको कर्व मिलेगा, इंक्लाइंड कर्व मिलेगा, और कर्व बढ़ता जाएगा, तो आपको कर्व मिलेगा ऐसा, मतलब कि यहाँ पे ऐसे बढ़ती है, ऐसे करके, तो ये कर्व मिलता है। तो कर्व जो मिलता है वो किसके लिए मिलता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और स्ट्रेट लाइन किसके लिए मिलती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। 2 पॉइंट याद रख पाओगे क्या आप लोग? 3 पॉइंट हो गए एटलीस्ट। कर्व किस किस के बीच में खींचा गया? लैम्डा एम और स्क्वायर रूट सी के बीच में। पहला क्वेश्चन साइड करो। सेकंड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसे भी साइड करो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व मिलेगा, से भी साइड करो। एक क्वेश्चन अभी हाल ही में नीट में पूछा गया है कि जब DHO इक्वेशन के अनुसार जब लैम्डा एम और स्क्वायर रूट सी के बीच में जब ग्राफ यानी खींचते हैं, तो किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व जो है
वो लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टेंस के पैरेलल हो जाता है, ये कहा गया था, ये पूछा गया था। और आपको पता है कि ग्राफ भी कल मैंने बताया था, आज फिर डिस्कस करेंगे आज भी उसे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दो चीज, यहां ग्राफ सामने ले ही लेते तब यहां वापस आते हैं, यहां बात करते हैं, साथ साथ बात करते हैं, पॉइंट को बताते हुए बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब भी आप यहां पे लाइन खींचते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग लाइन मिलती है, सॉरी स्ट्रेट लाइन मिलती है। और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो लैम्डा एम वाले एक्सिस को एक पॉइंट पर यहां पे काटती है, यानी कि इंटरसेप्ट देती है। तो ये भी हमारा रिजल्ट हो गया। इंटरसेप्ट जो मिलेगा वो किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिलेगा? इंटरसेप्ट जो मिलेगा वो किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिलेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंटरसेप्ट मिलने का मतलब ये है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंटरसेप्ट मिलने का मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस यहां पे आपको ऑब्टेन हो जाएंगी, यहां पे ऑब्टेन हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस पता की जा सकती है, फाइंड आउट की जा सकती है। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप एक्स्ट्रा प्लॉटेशन जब आप करके आते हो तो आपने देखा कि एक टाइम के बाद डाइल्यूशन करने पर ये जो कर्व है यानी कि जो इंक्रीजमेंट है वो लैम्डा एम के कैसा हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था नीट एग्जाम में, अभी 1-2 साल पहले पूछा, एग्जैक्टली ईयर मुझे नहीं पता है। तो दो चीजें, जितना ज्यादा आप इस ग्राफ को पढ़ लेंगे उतने लिए आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन लगाने के लिए। तो ये डीएचओ का ही बेटा एक्स्ट्रा प्लॉटेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, डीएचओ के कंक्लूजन है। मैंने कहा ना कि 165 इक्वेशन की डेरिवेशन के बाद जो कंक्लूजन निकल के आता है, हम तो सिर्फ कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। तो पहली बात मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट सी और लैम्डा एम के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि लैम्डा एम को एक्चुअली इंटरसेप्ट करती है, एक्चुअली काटती है यहां पे, जिससे कि ये जो यहां पे पाथ मिलेगा यहां से लेकर यहां तक की जो कंडक्टेंस मिलेगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी। और इस तरह से हम यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस पता कर सकते हैं। इसी रिजल्ट के बिहार पर साइंटिस्ट कोलराउस ने जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे उनके पर्टिकुलर आयंस के लिए उनकी कंडक्टेंस पता की और उन कंडक्टेंस को हमको दे दिया, भाई ये कंडक्टेंस है, जाओ याद कर लो जाओ। आज भी एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में कोलराउस के लॉ के बाद एक टेबल बनी हुई होगी जहां पे H+ आयन, Na+ आयन और जो Li+ आयन, सब आयन के लिए प्लीज स्विच ऑफ बेटा, कंडक्टेंस सबकी दे रखी है, सभी कंडक्टेंस गिवन है। लेकिन मेनली अगर आप देखोगे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए कंडक्टेंस कभी भी जो है वो एक्सिस तक, यानी कि जो लिमिटिंग, अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंचती है। अब इस लिमिटिंग वैल्यू की आज बात करते हैं। लिमिटिंग वैल्यू वैसे तो मैंने कल भी बताई थी, आज फिर से बताता हूं। वॉट इज द लिमिटिंग कंडक्टेंस या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों का कहीं ना कहीं रिलेशन है बहुत बड़ा। लिमिटिंग कंडक्टेंस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बोलना पड़ेगा मन मन में आपको, लिमिटिंग कंडक्टेंस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों का बहुत बड़ा रिलेशन है। सीखते हैं एक बार फिर से। मान के चलो कि आई हैव ए बोतल, मेरे पास एक बोतल है जिसमें यहां पे मैंने पानी लिया हुआ है, बेसिकली 100 ml वाटर लिया हुआ है। ओनली लुक एट मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हो सके तो इमेजिनेशन करना। 100 ml वाटर यहां पे लिया, लेने के बाद यहां पे क्या किया, इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड मैंने इसमें डाल दिया 100 ml के अंदर। तो यहां पे कोई ना कोई कंडक्टेंस आएगी आएगी। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जो आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे कि KCl है, तो KCl का जो यहाँ पे जब आयनाइजेशन होता है तो K+ और Cl नेगेटिव यहाँ मिलते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे जो आयनाइजेशन जो होता है बेटा वो कैसा होता है? कंप्लीट आयनाइजेशन होता है। ये चीज़ हमने बचपन से सीखी है कि कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, किसके केस में होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि मुझे सर ने जो KCl दिया था वो 100 पार्टिकल थे, तो यहाँ पे 100 टाइम K+ मिलेगा और 100 टाइम क्या मिलेगा? Cl नेगेटिव। यानी कि अब इस बोतल के 100 ml के अंदर कितने कैरियर्स हैं? 200 कैरियर्स हैं। 100 कैरियर तो हैं K+ के और 100 कैरियर कौन है? और यही क्या करेंगे? चार्ज को कैरी करके ले जाएंगे। अब मैंने क्या किया, जो कंडक्टेंस मीटर जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया और कोई भी जो कंडक्टेंस थी वो कंडक्टेंस पता कर ली, जो भी कंडक्टेंस आई वो पता कर ली। लेकिन आपको पता है कि अभी 100 ml वॉल्यूम के अंदर जब K+ और Cl नेगेटिव जब माइग्रेट कर रहे होंगे, मोशन जब कर रहे होंगे, तो क्या हम ये बात इमेजिन कर सकते हैं कि K+ आयन जब जा रहा होगा तो उसके जब नियर Cl नेगेटिव आयन उधर से जा रहा होगा, तो क्या K+ की जो माइग्रेशन है वो Cl नेगेटिव की माइग्रेशन से अफेक्टेड होगी या फिर नहीं होगी? जैसे K+ जो है बेटा इस डायरेक्शन में जा रहा है और Cl नेगेटिव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनकी माइग्रेशन अफेक्टेड होगी कि नहीं होगी? बताओ, होगी ना। यानी कि ये सिर्फ हम सोच रहे हैं, ये सिर्फ हम सोच रहे हैं, वो मीटर नहीं बता रहा कि भाई माइग्रेशन कम है इसकी वजह से कंडक्टेंस ये निकल के आ रही है। तो वट एवर कंडक्टेंस यू विल ऑब्जर्व इन द मीटर यू विल राइट ओनली ऑन अ पेपर।
वहां पे जो कंडक्टेंस मिली उसको पेपर कॉपी पे लिख लिया, सिंपल सा काम करना है और फिर दिमाग चलाना है। फिर हमने सोचा कि अब क्या होगा कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेकर के, मतलब पहले 100 ml था, 100 ml पानी हमने इसमें और मिला दिया, अब यहाँ पे पानी हो गया 200 ml, यानी कि पहले 200 कैरियर्स 100 ml पानी के अंदर माइग्रेशन कर रहे थे, चार्ज को कैरी कर रहे थे, लेकिन अब वही पानी 200 ml हो गया है और कैरियर तो उतने ही है, 200 कैरियर पहले थे, 200 कैरियर अब भी है। अब कैरियर जो है वो एक दूसरे से दूर हो गए कि नहीं हो गए? जब कैरियर्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो अब यहां पे इनकी जो मोशन है, इनकी जो माइग्रेशन है, वो पहले के कंपैरिजन में उतनी ही ज्यादा प्रभावित, उतनी ही ज्यादा अफेक्टेड रहेगी माइग्रेशन, या कि कम अफेक्टेड रहेगी? कम अफेक्टेड रहेगी, क्योंकि अब Cl नेगेटिव दूर पहुंच गया है, Cl नेगेटिव दूर से जा रहा है और Na पॉजिटिव दूर से जा रहा है, तो क्या होगा कि माइग्रेशन जो है पहले के कंपैरिजन में माइग्रेशन स्पीड एंड वेलोसिटी बढ़ जाएगी। माइग्रेशन यानी कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस विल इंक्रीजेस, बढ़ गई ना। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो चार्ज कैरी करने की कैपेसिटी, सो रिजल्टेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। क्लियर है ना? तो जैसे ही हमने पानी मिलाया तो बस केवल मुझे देखते रहो और इमेजिनेशन करते रहो बस। जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने पर स्पेस बढ़ता है, स्पेस बढ़ने पर क्या होता है, आयंस विल अपार्ट फार टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दूर होने से उनकी मोशन जो है वो एक दूसरे से कम अफेक्टेड होती है। ऐसा होने से माइग्रेशन बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है, जैसे कि वहां पे चार्ज कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अभी इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। कितना पानी है अभी? 200 ml, कैरियर कितने हैं? 200 है। अभी फिर से पानी मिला दो, 100 ml मिला दो। अब क्या होगा? स्पेस और बढ़ गया, कैटाइन एनाइन और दूर हो गई, तो क्या होगा? माइग्रेशन और बढ़ जाएगा, स्पीड और बढ़ जाएगा, वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। वेलोसिटी और बढ़ेगी तो चार्ज कैरी करने की कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस फिर से बढ़ गई। अगर यही प्रोसेस सेम करते रहे हम, हमारी जो सोच है वो ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार कंडक्टेंस कब तक बढ़ेगी। पहले 100 ml मिलाया, फिर 200, फिर 300, फिर 400 किया, फिर 500 किया। हमारा मन नहीं भर रहा, हम ये जानना चाहते हैं, कोलराउस ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कंडक्टेंस किस लेवल तक बढ़ेगी। तो वे पानी मिलाते गए, कंटिन्यू करते गए, लेकिन एक ऐसा वॉल्यूम आया, एक ऐसी स्टेज आई जिसके बाद कोलराउस ने ऑब्जर्व किया कि अगर अब एक्स्ट्रा 1 ml भी बढ़ा दें तो कंडक्टेंस नहीं बढ़नी है। एक ऐसा वॉल्यूम, वो कितना भी हो सकता है, आई डोंट नो एंड ही इज ऑल्सो डोंट नो कि कितना भी वॉल्यूम हो सकता है। बस हमें यह जानना है कि उस वॉल्यूम पर अगर उसके बाद अगर थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ाया जाए तो कंडक्टेंस बढ़ने वाली नहीं है। उसी वॉल्यूम को नोट डाउन कर लेंगे, जो वॉल्यूम जिसके बाद कंडक्टेंस नहीं बढ़ रही है, यानी कि वो जो कंडक्टेंस है वो कैसी हो गई? मैक्सिमम कंडक्टेंस हो गई। अब मैक्सिमम कंडक्टेंस जिस वॉल्यूम के बाद नहीं बढ़ रही है उसी वॉल्यूम को नोट डाउन कर लेते हैं और उस वॉल्यूम को एक नया नाम दिया गया, उसे कहा गया द वॉल्यूम ऑफ इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा गया। अब शायद आप लोगों को पता होगा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसे कहते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक ऐसा वॉल्यूम है, उतना पानी होता है जिस पर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कैसी मिलती है? मैक्सिमम मिलती है। उसके बाद अगर पानी बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा? कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। क्या आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है? कोलराउस के जो सेंटेंसेस थे वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करे, डीएचओ का पूरा थ्योरी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करा, तो ये उन्हीं के रिजल्ट है। क्या आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब समझ में आता है कि नहीं? तो पहले ये बताओ। क्वेश्चन करना एक अलग बात है और चीजों को समझना एक अलग बात है। तो क्या आज के बाद आप समझा पाएंगे कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होती है? बता पाओगे? एक बार फिर से बता दूं मैं आपको। इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक ऐसा वॉल्यूम होता है जिसके बाद कंडक्टेंस नहीं बढ़ती है, जिस वॉल्यूम के बाद कंडक्टेंस नहीं बढ़ती है। अब इसके आउटकम्स क्या हुए? आउटकम्स सर ये हुए कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, क्योंकि क्वेश्चन में यही चीजें हमको ऑप्शन करना बताएंगी कि हमें रीडिंग क्या लेके आनी है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो भी कंडक्टेंस होगी उसे क्या कहा जाएगा? मैक्सिमम कंडक्टेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? और जो मैक्सिमम कंडक्टेंस जो होती है, जैसे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो भी मैक्सिमम कंडक्टेंस आएगी उसे कहा जाएगा लैम्डा एम नॉट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लैम्डा एम नॉट। देखो लैम्डा एम तो मोलर कंडक्टेंस है, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में निकालेंगे तो लैम्डा एम सी हो गया। लैम्डा एम सी को लैम्डा एम के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अगर लैम्डा एम को अगर आप डाइल्यूशन करते जाओ, अगर आपने डाइल्यूशन किया और डाइल्यूशन करते हुए अगर जैसे ही आप लैम्डा मैक्स लेके आते हो तो इस लैम्डा मैक्स को पता है क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा लैम्डा एम नॉट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लैम्डा एम नॉट कहा जाएगा।
अब यहां पे जब कोलराउस ने यही चीज सेम चीज करी किसके साथ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या हुआ वो देखो जरा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे पास CH3COOH है बेटा। एक बात तो कंफर्म है कि जब इसका आयनाइजेशन होगा तो एक तो हमें मिलेगा एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव, और एक क्या मिलेगा, H+ आयन। अब आपको पता है कि ये कंप्लीट आयनाइज नहीं होते, ये कैसे होते हैं बेटा, ये पार्शियल आयनाइजेशन होता है इनका, इनका जो है वो पार्शियल आयनाइजेशन होता है। जैसे कि मान लो कि आपको इसके 100 पार्टिकल दिए गए और इसके 60 पार्टिकल जो है वो केवल आयनाइज होते हैं, यानी कि 40 पार्टिकल्स कहाँ चले गए, 40 पार्टिकल्स अभी भी सॉल्यूशन के अंदर हैं जो कि अभी तक आयनाइज नहीं हुए हैं। इनके केस में क्या होता है, इनके केस में जैसे ही आप पानी मिलाते हो यानी कि वाटर ऐड करते हो, तो वाटर ऐड करने के बाद दो चीज़ें एक साथ होती हैं। एक तो बेटा वो स्पेस बढ़ जाता है, और स्पेस बढ़ने से क्या होता है कि इंटर आयनिक इंटरेक्शन जो है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि माइग्रेशन बढ़ जाती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अभी यहाँ पे 60% यहाँ पे आयनाइजेशन हुआ है, अगर हम ये भी तो सपोज कर सकते हैं कि 60 के अलावा 61 हो जाए, ये भी तो पॉसिबल है ना। अभी 100 ml पानी के अंदर 60 मॉलिक्यूल केवल आयनाइज हो पाए, पानी और बढ़ाया तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं ना। एक बात मैं आपको बताऊं, देखा किसी ने नहीं बेटा, ये सिर्फ एक हमारे अनुमानित तौर पर थ्योरीज है बस केवल। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 61% इसका आयनाइजेशन हो गया हो, दो चीजें पॉसिबल है। तो यहां पे उन दोनों से क्या होता है कि कंडक्टेंस बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, लेकिन कभी भी अपने मैक्सिमम पॉइंट तक नहीं पहुंचती, और एक टाइम के बाद फिर वो पैरेलल हो जाती है, यानी कि वो अपने कभी भी मैक्सिमम पॉइंट तक नहीं पहुंचती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये कर्व आपको ध्यान रखना होगा। तो डिबाई हकल ऑन सागर ने दो चीजें करी हैं। पहली चीज करी है, लैम्डा एम निकालने के लिए पहले हमारे पास फॉर्मूले थे या फिर नहीं थे, बिल्कुल थे सर। लैम्डा एम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था कि नहीं था, यस सर था। लैम्डा एम निकालने के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस लेते थे और उसमें 1000 का करते थे मल्टीप्लाई, और फिर डिवाइड किसका करते थे बताओ, डिवाइड करते थे मोलैरिटी से डिवाइड करते थे। एम आई क्लियर। तो पहले ये फॉर्मूला हमारे पास था, ये फॉर्मूला हमारे पहले था नहीं था, तो यहां से तो लैम्डा एम निकाल लिया, और लैम्डा एम नॉट जो निकाला था वो DH ने निकाला। अब DH निकाल करके फिर आपने एक इक्वेशन दी, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन दी बेटा, और ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस इक्वेशन में से एक है, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी स्क्वायर रूट सी, यानी कि लैम्डा एम नॉट कितनी ज्यादा है, लैम्डा एम नॉट कितनी ज्यादा है लैम्डा एम से। एक बात तो कहना, लैम्डा एम नॉट ज्यादा तो आएगी क्योंकि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर है। तो कितनी ज्यादा है, अगर इसमें से बी स्क्वायर रूट सी माइनस कर दिया जाए, इतनी ज्यादा है। तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन जो है ये वर्ल्ड फेमस इक्वेशन है फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसे हम लोग DHO इक्वेशन कहते हैं, अनफॉरगेटेबल इक्वेशन है, अनफॉरगेटेबल। यहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कई सारी ऐसी इक्वेशन मिलेंगी जिन्हें आपको अपने सरनेम की तरह याद रखना पड़ेगा, जैसे कि DHO इक्वेशन। DHO इक्वेशन इज इक्वल्स टू लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी स्क्वायर रूट सी। लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम की बात करेंगे तो ये क्या है बच्चों, ये मोलर कंडक्टेंस है, किस पर, एट द गिवन कंसंट्रेशन सी। कभी कभी किसी बुक में यहाँ पे लैम्डा सी दे सकता है, तो आप लोग कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही कंसंट्रेशन होती है, लैम्डा एम कंडक्टेंस होती है। लैम्डा एम नॉट की बात करेंगे तो ये भी मोलर कंडक्टेंस है, लेकिन ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, ठीक है। बी की बात करेंगे तो बी क्या होता है, बी एक कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है वो सेम डिपेंड करती है पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है। और सी तो हम जानते हैं, सी क्या हमारे पास, कंसंट्रेशन। जब ये इक्वेशन दी, इक्वेशन के बाद जब ये ग्राफ दिया था, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए, यही मेन थ्योरी के पॉइंट यही है। एक एक शब्द मैंने जो है बहुत ही ध्यान से लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखो जरा। यहां कहा गया इफ ए ग्राफ, अगर एक ग्राफ इज प्लॉटेड, अगर एक ग्राफ खींचा जाए, अगर एक ग्राफ खींचा जाए, किस किस के बीच में ग्राफ खींचना है, बिटवीन द लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टेंस एंड द स्क्वायर रूट ऑफ सी, कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए, तो ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये है क्वेश्चन, आंसर ये रहा, यही है क्वेश्चन। जब भी आप लैम्डा और स्क्वायर रूट सी के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा होता है। अगर स्ट्रेट लाइन जाएगी तो एक बात कंफर्म है, कहीं ना कहीं लैम्डा एम वाले एक्सिस को क्या करेगी, कट करेगी, और कट करेगी तो आपको इंटरसेप्ट मिलेगा, और वही इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या हो, कंडक्टेंस की वैल्यू होगी, लैम्डा एम की वैल्यू होगी, वही इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, कंडक्टेंस है। तो अब आगे क्या हुआ, ऑन एक्स्ट्रा प्लॉटेशन, यानी कि अगर उसी स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, तो एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करने पर क्या होगा, दिस लाइन यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है वो टच करेगी, कट करेगी
किसको? लैम्डा एम वाले एक्सिस को यहां कट करेगी, यहां अगर से एक्सप्लोर करेगी तो यहां कट करेगी यहां पे। देयरफॉर यानी कि इसलिए क्या होगा कि लैम्डा एम नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरसेप्ट, यानी कि इसी इंटरसेप्ट के बिहाफ पर लैम्डा एम नॉट पता किया जा सकता है। तो केसीएल के लिए लैम्डा एम नॉट जो बेटा यहां पे आएगा, यहां पे लैम्डा एम नॉट यहां पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो द स्लोप, जो स्लोप है, स्लोप आएगी इस तरह से, ये स्लोप, ये स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ कर्व, यहां पे कर्व मिलेगा, वन स्ट्रेट लाइन या कर्व इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं रहती। सो इट कैन बी नॉट बी एक्स्ट्रा प्लॉटेटेड, इसे एक्स्ट्रा प्लॉटेटेड नहीं कर सकते, और इससे क्या प्राप्त नहीं हो पाएगा? लैम्डा एम नॉट। कई साल पहले बैचेस का नाम मुझे याद रही है, तो फिर बच्चे ने इसी पॉइंट के बाद एक बात बच्चे ने पूछी थी कि सर अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट नहीं निकाल पाएंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट निकाल लेते हैं तो फिर वी का कैसे निकाला जाता है? तो आगे का काम, यहां तक का काम तो टीएचओ का हो गया। जब बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट कैसे निकालेंगे, लैम्डा एम नॉट को आंसर करना आना चाहिए, सर इट इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बोलना आना चाहिए। व्हाट इज द लैम्डा एम नॉट? रिप्लाई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसके लिए और भी शब्द बने हैं, इसे क्या कहा जाएगा बताओ? क्या कहा जाएगा? इसे हम कह सकते हैं मैक्सिमम कंडक्टेंस कह सकते हैं, मैक्सिमम कंडक्टेंस। अगर वीक के लिए निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसे पढ़ने के लिए ये वाला लॉ आता है, दिस लॉ, ये लॉ आता है। इसके पीछे एक स्टोरी है, कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे, बहुत ही मेमोरेबल स्टोरी है इसके पीछे, कोलराउस लॉ के पीछे। तो कोलराउस लॉ क्या कहता है पहले तो उसको समझ लेते हैं, सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। कोलराउस लॉ, अभी एक सिंपल सा एग्जांपल मेरे पास है, सिंपल सा एग्जांपल मेरे पास है। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे हमें वाइपिंग करनी है इस फ्लोर पे, है ना, वाइपिंग करनी है। अंकल आए वो वाइपिंग कर रहे हैं आप लोगों के, तो हमने कहा कि भाई आज अच्छे से वाइपिंग करेंगे, तो सारी बेंचेस बाहर निकाल ली हैं। मैं बैठ गया ऑफिस में, मैं ऑफिस में बैठ गया, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा चलो सारी बेंचेस आज बाहर निकालो, तो आप लोगों ने सब लोगों ने बेंच जो है बाहर निकाल दी। इतनी देर में यहाँ पे हमारे आमिर सर आ जाते हैं और पूछते हैं कि सर ये जो बेंचेस बाहर निकाली हैं ये बच्चों ने निकाली हैं? मैंने कहा यस। तो कितनी बेंचेस गर्ल्स ने बाहर निकाली हैं, कितनी बेंचेस बॉयज़ ने बाहर निकाली हैं, ये पूछा अगर उन्होंने मुझसे। तो मतलब टोटल बेंच तो बाहर निकली, जैसे कि मान लो कि 20 बेंच बाहर निकली हैं, 20 बेंच बाहर निकली हैं। तो एक बात तो कन्फर्म है, सब लोग ये पता लगा सकते हैं गर्ल्स ने भी निकाली हैं और बॉयज़ ने भी निकाली हैं। अब मुझे एग्जैक्टली पता करना है कि कितने कितनी कितनी निकाली, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो सबका ही है। कोलराउस की एक लाइन तो यहीं से पकड़ में आ जाती है कि भाई अगर कंडक्टेंस हो रहा है, कंडक्टेंस आ रहा है, अगर कंडक्टेंस आ रहा है मतलब करंट पास हुआ, कंडक्टेंस आया, तो कोलराउस की एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि वहां पे सारे के सारे आयंस जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द कंडक्टेंस, क्योंकि चार्ज कैरी करके तो सभी ले जा रहे हैं। भाई हमने अभी तो कहा 200 कैरियर्स, 200 कैरियर्स, मतलब चार्ज को तो सभी कैरी कर रहे हैं ना, कोई भी खाली नहीं जा रहा, सभी चार्ज लेके जा रहे हैं बेटा। जस्ट ट्राई टू इमेजिन सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन के अंदर ये रे आयंस, ये नेगेटिवली चार्ज आयंस है, पॉजिटिव चार्ज आयंस है, तो चार्ज लेके तो सभी जाएंगे, चार्ज लेके सभी जाएंगे। तो जो ओवरऑल जो कंडक्टेंस निकल के आती है, ओवरऑल जो कंडक्टेंस है, वो कंडक्टेंस कहीं ना कहीं कैटायन की कंडक्टेंस और एनायन की कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। सर ने पूछा कितनी सीट बाहर निकाली, मैंने पूछा गर्ल्स आपने कितनी सीट बाहर निकाली, सर हमने निकाली 7। मैंने पूछा बॉयज कितनी सीट बाहर निकाली, सर हमने निकाली 13। तो सर बाहर 20 सीट होंगी, आप चेक कर लो जाकर के। तो मैंने क्या किया, द सीट जो भी गर्ल्स ने बाहर निकाली हैं और जो बॉयज ने बाहर निकाली, उन दोनों को क्या किया, प्लस कर दिया और उनको आंसर मैंने बता दिया। सेम चीज यहां पे भी फॉलो होती है। कोलराउस का जो मेन लॉ जो काम करता है उसको सिंपल भाषा में समझोगे तो आसानी होगी आपको। डेफिनेशन तो पढ़ ही लेंगे क्योंकि डेफिनेशन लिखने के लिए आती है, यही एक ऐसा लॉ है जिसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी, कोलराउस लॉ की। तो कोलराउस का सिंपल सा ये कहना था कि अगर मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, नितिन हैव टू फोकस, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसका ओवरऑल जो कंडक्टेंस निकल के आता है वो उसके इंडिविजुअल आयंस जो होते हैं, मतलब कि कैटायंस और एनायन की कंडक्टेंस के सम के बराबर होते हैं। यानी कि अगर इस पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस निकालनी है तो इन सारे अनायंस की कंडक्टेंस ले लो और प्लस सारे कैटायन की कंडक्टेंस ले लो, दोनों को ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल की आस्किंग किस तरह से होगी, कैटायन की कंडक्टेंस दे रखी होगी और पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस दे रखी होगी, अनायन की पूछी होगी, तो क्या करोगे, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस में से कैटायन की माइनस कर दोगे, एंड वाइस वर्सा
अपोजिट हो जाएगा। अगर इसकी पूछी जाए तो सॉल्यूशन में से इसकी निकाल देंगे। ऐसे तरह के न्यूमेरिकल भी होंगे। अब हम पहुंच जाते हैं अपने कोलराउस लॉ पे पहुंच जाते हैं बेटा। देखो जरा क्या कहना चाह रहे हैं, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट स्टार्ट। तो कोलराउस क्या कहता है, सबसे पहले तो एक ही चीज क्लियर कर लो, पढ़ने से पहले पहले एक चीज आपको देता हूं। कोलराउस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि उनका कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो वो ये मान के चलते हैं कि डाइल्यूशन कैसी है, और किसी कंसंट्रेशन पे बात नहीं करते, वो कंसंट्रेशन पे डील नहीं करते, वो किस पे डील करते हैं। ओके तो सबसे देखो पहले शब्द वही आ गया, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैंने कहा था ना उनकी शुरुआत यहीं से होती है बेटा, शुरुआत यहीं से होती है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, यानी कि ये मान के चलो कि डिसोसिएशन कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो वीक हो और चाहे वो स्ट्रांग हो। ईच आयन, ये रहा भाई पकड़ लो इसे, ईच आयन यानी कि प्रत्येक आयन जो होता है, प्रत्येक आयन क्या करता है, मेक्स यानी कि बनाता है या देता है, क्या करता है, डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करता है। सारे के सारे कैटायन कंट्रीब्यूट करेंगे, कोई भी खाली नहीं जाएगा, सब लोग चार्ज कैरी करके, सारे कैटायन चार्ज लेके जा रहे होंगे, सारे अनायन चार्ज लेके जा रहे होंगे। तो डाइल्यूट, इनका मतलब समझो, डेफिनेशन याद मत करो। According to the Kohlhaus, at the infinite dilution, when the dissociation is completed, then each ion, सारे कैटायन, सारे एनाइन विल कंट्रीब्यूट फॉर द कंडक्शन। तो यहां पे सारे के सारे जो आयन है वो डेफिनेट यानी कि एक निश्चित, यानी कि डेफिनेट होगा। डेफिनेट से समझ में क्या आता है बताएं, अगर आपने एक बार किसी न्यूमेरिकल में Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस पढ़ ली तो फिक्स होगी हमेशा के लिए, आप कोई भी बुक उसे चेंज नहीं कर सकती, किसी भी न्यूमेरिकल में चेंज नहीं होगा। यू विल सी, आप देखोगे बुक इसी पकड़ लेना, अगर Na पॉजिटिव कंडक्टेंस अगर आपने आंसर में एक बार निकाल दी तो वो फिक्स हो गई, कांस्टेंट वैल्यू है वो। डेफिनेट का मतलब यहां पे ये है, मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 निकल के आती है, किसी में 3 निकल के, किसी में 1.2 निकल के आएगी। यहां अगर एक बार Na पॉजिटिव कंडक्टेंस पता हो गई तो फिर हमेशा के लिए वही रहेगी। तो हमने कहा कि ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, किसके लिए करता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए करता है बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए करता है। ये चीज एक बहुत मेन पॉइंट है। ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इररेस्पेक्टिव यानी कि असमान, irrespective of the nature of the other ion associated with it, यानी कि अब यहां पे इनकी जो डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा वो किसी दूसरे आयन पे डिपेंड नहीं करेगा। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कंपाउंड है या कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रो, जैसे कि Cl नेगेटिव है, अब Cl नेगेटिव KCl में है और एक NaCl में, Cl नेगेटिव एक बार NaCl में है और एक बार KCl में, तो ऐसा नहीं है कि KCl के अंदर Cl नेगेटिव की कंडक्टेंस अलग आ रही है और NaCl के अंदर अलग आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। Cl नेगेटिव तो किसी सॉल्ट के अंदर हो तो वो अपने इलेक्ट्रोलाइट से इररेस्पेक्टिव बिहेवियर शो करते हैं, अपना ओन बिहेवियर शो करते हैं कि मेरी कैपेसिटी इतनी है। Cl नेगेटिव कहेगा कि मेरी कंडक्टेंस इतनी है तो हमेशा मेरी यही रहेगी। अगर Cl नेगेटिव का जो सोर्स है वो KCl से आ रहा है, KCl इलेक्ट्रोलाइट है तभी Cl की वही रहेगी, अगर NaCl से आ रहा है तब भी वही रहेगी, अगर NH4Cl से आ रहा है Cl तब भी वही रहेगी, यानी कि Cl नेगेटिव की जो कंट्रीब्यूशन है वो डेफिनेट हो गई। इसीलिए मैंने कहा था कि यू कैन लर्न ऑल्सो दैम। प्रॉपर डेफिनेशन यहां से आती है, यहां से हम बात करते हैं। लेट्स सी दिस लॉ, यह नियम स्टेट दैट, समझाता है, क्या समझाता है, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब ये लैम्डा EQ के साथ डील करते हैं बेटा, लैम्डा EQ, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकालनी है, लैम्डा EQ। तो एनी इलेक्ट्रोलाइट की जो लैम्डा EQ जो है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैसी होगी, सम के बराबर होगी, यानी कि योगफल के बराबर होगी। किसके सम के बराबर होगी बेटा बताओ जरा, द इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटीज, द इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटीज का मतलब हो गया आयन की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी ऑफ द कैटायन एंड द अनायन गिवन बाय द इलेक्ट्रोलाइट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपको ये चीज तो मैं पहले ही बता दी आपको, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो उसके कैटायन की कंडक्टेंस और अनायन की कंडक्टेंस के सम के बराबर होती है। वन थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर दैट दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो कहां पे हो रही हैं, पूरी कैलकुलेशन सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही होगी, बाकी कहीं किसी कंसंट्रेशन पर नहीं होगी। लेट अस बी अंडरस्टैंड विद अ बेटर विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सर ने हमें यहां पे एक इलेक्ट्रोलाइट दिया, ध्यान से समझेंगे सारे स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रोलाइट दिया और एक इलेक्ट्रोलाइट का जो नाम था वो पोटेशियम क्लोराइड था, KCl। दो चीज यहां पे याद कर लो अभी, क्योंकि न्यूमेरिकल का नाम करने हैं आपको अभी। जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकालनी हो, मतलब कि पूरे कंपाउंड की कंडक्टेंस निकालनी हो, तो कंडक्टेंस को लैम्डा से शो करते हैं, तो वहां पे कैपिटल लैम्डा लेके चलोगे।
कैपिटल लैम्डा फॉर द इलेक्ट्रोलाइट, होल इलेक्ट्रोलाइट, पूरे सॉल्यूशन के लिए कैपिटल लैम्डा। तो अगर आपको सपोज दैट इसकी कंडक्टेंस पता करनी है तो इसकी कंडक्टेंस लैम्डा एम रहेगी, लैम्डा एम, और ये जो लैम्डा वो क्या है, कैपिटल लैम्डा है। तो एक तो लैम्डा एम आ जाएगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर क्या रहेगा बेटा हमारे पास, लैम्डा एम नॉट। तो लैम्डा एम क्या है सर, लैम्डा एम इज द मोलर कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और एट ए गिवन कंसंट्रेशन, और लैम्डा एम नॉट क्या है, इट इज द मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब मान के चलो कि KCl लेंगे भाई, तो भाई इसका आयनाइजेशन तो होना ही होना है, तो यहां पे क्या आएगा भाई, K प्लस आएगा, और क्या आएगा भाई, Cl नेगेटिव आएगा। तो अब मुझे पता है कि भाई ये जो K प्लस और Cl नेगेटिव सर ने जो लिए हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के क्या हैं, आयंस हैं। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे आयंस हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि भाई जो इसकी जो कंडक्टेंस है वो इन्हीं की वजह से तो है। तो इसकी जो कंडक्टेंस होगी बेटा, जो यहाँ पे इसकी जो कंडक्टेंस होगी, पहले तो ध्यान रखो इसे कैसे करेंगे, लैम्डा ले लेंगे, स्मॉल लैम्डा, वहां कैपिटल लैम्डा, यहाँ पे स्मॉल लैम्डा, कैपिटल लैम्डा फॉर द इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल लैम्डा फॉर आयन, फॉर आयंस। तो स्मॉल लैम्डा आ गया, और यहाँ पे कैटायन का नाम क्या है भाई, यहाँ पे तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे लैम्डा एम, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट में लगा सकते हैं K प्लस। तो यहाँ पे K प्लस की कंडक्टेंस पता कर रहे हैं, और ये तो लैम्डा एम हो गई, और नॉट लिखोगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और इसकी कंडक्टेंस भी निकालेंगे। इसकी कंडक्टेंस कितनी होगी भाई हमारे बताओ, लैम्डा एम कितना हो जाएगा, Cl नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। तो अगर आपको ये लैम्डा एम निकालना है तो इनका सम कर दो, आंसर हो जाएगा। K प्लस की कंडक्टेंस प्लस Cl नेगेटिव की कंडक्टेंस इज इक्वल टू KCl की कंडक्टेंस। और ये चीज आपको वर्बली बार बार फ्रीक्वेंटली करनी होगी, बार बार की फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा भाई, ये चीज समझ जाओ आप लोग अच्छी तरह से। K प्लस की कंडक्टेंस प्लस Cl नेगेटिव की कंडक्टेंस इज इक्वल टू KCl की कंडक्टेंस से आपको एक बार नहीं 50 बार करना पड़ेगा, और आपको हर बार ये चीज बताई नहीं जाएगी, स्पॉन्टेनियसली अपने आप कर लीजिए। आपकी जब मर्जी चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आपको जैसे लिखना है लैम्डा एम KCl दे रखा है बेटा, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो आप बेफिक्र तरीके से ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे लैम्डा एम K प्लस नॉट एंड प्लस लैम्डा एम Cl नेगेटिव नॉट, बिना किसी से पूछे ऐसा कर सकते हो, कर पाओगे। और अगर आपको ये दोनों दे रखी हो तो इन दोनों को जोड़ के ये लिख पाओगे आप लोग। जैसे कि मान लो कि अपोजिटली मैं बात करता हूं, मेरे को दे रखा है यहाँ पे लैम्डा एम CH3 C नेगेटिव नॉट दे रखा है, और प्लस यहाँ पे लैम्डा एम H प्लस यहाँ पे नॉट दे रखा है, तो मैं अपनी मर्जी से इन दोनों को जोड़ के क्या लिख सकता हूं, लैम्डा एम CH3 COOH यहाँ पे लिख सकते हैं। एम आई क्लियर दीज थिंग्स और नॉट? आप थोड़ा सा बेसिक और सीखो, क्योंकि फॉर्मूले के पास जाने के लिए बेसिक सीखना पड़ेगा। एक बेसिक हमें क्लास 9th में पहली बार सिखाया जाता है, जस्ट बी फोकस्ड। जैसे कि मान लो कि मेरे पास AXBY टाइप का एक इलेक्ट्रोलाइट है, समझ में ना आए तो यही पूछ लेना, अगर ये पॉइंट निकल गया तो फिर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा बेटा आप लोगों से, तो जितनी चीजें पूछनी है तो यही पूछ लेना बस आप लोग। AXBY टाइप का हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जो क्या होता है सर, इलेक्ट्रोलाइट सर एक एसिड भी हो सकता है, सर एक बेस भी हो सकता है, और सर एक सॉल्ट भी हो सकता है। इन सभी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो सर ने मेरे को एक इलेक्ट्रोलाइट दिया, क्या दिया, AXBY टाइप का। बेसिक थिंग्स क्या हैं वो समझो बेटा, जस्ट फोकस्ड। बी के नीचे यहां पे अंडर सफिक्स में जो भी लिखा है वो तो इसका चार्ज है, चार्ज नंबर नहीं, चार्ज बता रहा हूं चार्ज। और ए के नीचे जो लिखा है वो इसका चार्ज है। पहले तो एक बात सीखो, बी के नीचे जो लिखा है वो इसका चार्ज है, ए के नीचे लिखा है वो इसका चार्ज है। और अब नंबर की बात आती है, तो ए के जी नीचे जो लिखा है, ए के नीचे जो लिखा है, ए के जो नीचे लिखा है वो ए का नंबर है, और बी के नीचे जो लिखा है, नंबर मतलब संख्या, अमाउंट, पार्टिकल्स कितने हैं, चार्ज अलग पार्टिकल अलग। तो चार्ज कैसे देखोगे, जैसे मुझे अपना चार्ज देखना है तो मैं कहां देखूंगा, वहां नीचे, समझ आ रहा है, उसके नीचे जो लिखा है वो मेरा चार्ज है, और नंबर देखने के लिए कहां देखेंगे, नीचे, मेरे नीचे कितना है, समझ गए ना आप लोग, पक्का। अब जैसे कि यहां पे AX और BY को भाई आयनाइज करो जरा, AX और BY को जब आयनाइज करोगे तो एक बात कंफर्म है कि A के ऊपर कितना चार्ज आएगा, Y। और बेसिक साइंस ये कहती है कि किसी भी सॉल्ट के अंदर ये मान के चला जाता है, रूल नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, ये मान के चला जाता है कि पहले वाला जो पार्टिकल जो आता है वो कैटायन होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो A के ऊपर कितना चार्ज आएगा भाई, Y पॉजिटिव, कितना आएगा, और B के ऊपर कितना नेगेटिव आएगा, X नेगेटिव। और A कितनी बार आएगा और B कितनी बार आएगा। पहले तो आपको ये वाली स्किल्स जो है वो करना आनी चाहिए, तभी आप कोल लॉ उसका लॉ लगा पाओगे, ठीक है।
अब क्या करते हैं, इसके लिए मुझे निकालना है, फॉर्मूला निकालना है लैम्डा एम का। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यहां निकालेंगे लैम्डा एम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लैम्डा एम नॉट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लैम्डा एम नॉट क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बेटा कहते हैं। ये ध्यान रखो बेटा, लैम्डा एम नॉट। ठीक है, ये निकाल लिया लैम्डा एम नॉट। अब ये निकालने के लिए किसका निकालना है? ए एक्स बी वाई टाइप का, इसका निकालना है ना बेटा। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? थोड़ी देर पहले आपने सर ने सिखाया था कि भाई इसकी निकालनी कंडक्टेंस, तो क्या करोगे? आयंस ले लोगे। तो अब आयन के लिए सर ने क्या कहा? स्मॉल लैम्डा कहा था। तो पहले क्या करोगे? स्मॉल लैम्डा ले लोगे बेटा। एम आई क्लियर? स्मॉल लैम्डा एम। और पहला कैटायन कौन सा भाई हमारे पास? कितना है बेटा हमारे पास? ए वाई पॉजिटिव, यही है ना? ठीक है। अब यहां पे ए वाई पॉजिटिव कितनी बार था? एक्स बार था। तो यहां पे एक्स का इंटू कर दिया, और प्लस यहां पे लैम्डा एम यहां पे क्या करोगे? बी एक्स नेगेटिव, ये कितनी बार था? वाई टाइम। तो एक वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला कोलराउस का ये वाला आ जाता है। ये बहुत ही मोस्ट फेमस फॉर्मूला है। ये लैम्डा एम नॉट निकालने का। अब यहां पे लैम्डा एम नॉट नहीं निकाले, लैम्डा ई क्यू नॉट निकालनी है। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी, और अब हमसे पूछी गई लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी गई। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेटा आपसे पूछी गई है। कंडक्टिविटी ये पूछी गई बेटा आपसे। तो इसे कैसे ड्राइव करोगे वो देखो बेटा जरा, इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है। लैम्डा ई क्यू नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा ई क्यू डॉट इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे? और पहले तो किसका निकालना है? वही ए एक्स बी वाई का निकालना है। तो हमने यहां पे लिखा ए एक्स बी वाई इक्वल्स टू, यहां पे निकालोगे सबसे पहले लिखोगे यहां पे लैम्डा एम यहां पे लिखोगे ए वाई पॉजिटिव। यही चीज तो समझ गए आपको। यानी कि न्यूमेरिकल में आपको जो दी जाएगी वो आज तक कभी भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं निकाली है। अभी ग्राफ सीख के आए हो भाई, डीएचओ ग्राफ सीखा था। किस किस के बीच में ग्राफ था? लैम्डा एम और स्क्वायर रूट सी। यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो ऑब्टेन की गई है वो लैम्डा एम की ही की गई है, लैम्डा ई क्यू की नहीं की गई है। और कोलराउ जो डील करता है वो लैम्डा ई क्यू पे डील करता है। तो लैम्डा एम जब निकालते हैं, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट थिंक, ये कोई बुक नहीं बताएगी आज कभी तक आपको, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जब लैम्डा एम निकालते हैं, लैम्डा एम नॉट निकालते हैं, तो मैं इनको यहां पे बाइफरकेट कर देता हूं, दोनों को साफ साफ लिख देता हूं। ये तो बेटा यहां पे कोफिशिएंट है, और ये यहां पे क्या है? चार्ज है। ठीक है बेटा, ये कोफिशिएंट है और ये क्या हमारे पास? चार्ज। कोफिशिएंट समझते ना कितनी बार है वो। तो जब लैम्डा एम निकालते हैं तो जो भी कैटायन या जो भी अनायन होता है उसके कोफिशिएंट से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। एक्स क्या है? ए वाई पॉजिटिव का कोफिशिएंट है, और वाई क्या है? बी एक्स नेगेटिव का कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप लैम्डा ई क्यू निकाल रहे हो और लैम्डा एम की वैल्यू आपको गिवन हो, तो यहां पे कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं करते, यहां पे चार्ज का डिवाइड करते हैं। चार्ज का डिवाइड होता है बेटा यहां पे। और जब तक आप लोग ये चीज समझोगे तो कोई भी नीट एग्जाम का पीवाईक्यू तो आप, या जेई का पीवाईक्यू कोई नहीं कर सकते। एक भी क्वेश्चन हर बार करो गलत आ जाएगा। और ये स्किल्स आपको किसी भी बुक से नहीं मिलते। आप प्रदीप उठाकर देख लेना, कॉन्फ्रेंस से उठाकर देख लेना, कोई भी बुक उठाकर देखो, पीटीएन उठाकर देखो, कहीं नहीं मिलेगा ये स्किल्स। ये स्किल्स सिर्फ मैं ही आपको बता रहा हूं। हर बार करो गलत आंसर आ जाएगा। 12th बोर्ड के सीधे सीधे आंसर तो हो जाते हैं, लेकिन जब भी कोई ट्रिकी आंसर आएगा तो वो नहीं आ रहा होगा। फिर कहोगे सर ये आंसर गलत दे रखा है या कुछ कैलकुलेशन गलत दे रखी है। तो वो जो होता है वहां पे चार्ज से डिवाइड करते हैं। यानी कि यहां पे तो कितना आ जाएगा? 1/y, जो भी चार्ज था, और प्लस करके यहां लिखेंगे लैम्डा एम, यहां पे बी एक्स नेगेटिव, और यहां पे जो डिवाइड होगा किससे डिवाइड होगा? एक्स से डिवाइड होगा। तो आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने, एक तो लैम्डा ई क्यू का और एक इसका ध्यान रखना है लैम्डा एम का। तो लैम्डा एम निकालोगे तो पहले कैटायन की कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय द कोफिशिएंट। समझ रहे ना भाई? कैटायन कंडक्टेंस निकालोगे। अगर इसको और सिंपल करूं तो मैं इसे और सिंपली वे में ऐसे लिख सकता हूं, जैसे कि मान लो कि ये लैम्डा है, कैपिटल लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा एम नॉट हो गया, और यहां पे कोई ए बी करके कोई हमारे पास सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमने यहां पे लिखा लैम्डा कैटायन नॉट और प्लस लैम्डा अनायन नॉट। ये भी कर सकते हैं आप लोग। यानी कि सॉल्ट की जो कंडक्टेंस होती है वो कैटायन कंडक्टेंस और अनायन कंडक्टेंस के बराबर होती है। छोटी छोटी सी बुक जो होती हैं, नॉर्मल बुक जो होती हैं, वो ये करके छोड़ देती हैं।
अब बच्चे को पता ही नहीं है क्या करेगा, कैटायन में कब वो वहां पे मल्टीप्लाई करना है, कब किसका डिवाइड करना है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अब कोई न्यूमेरिकल बाहर नहीं जाएगा। तो ये यकीन मान के चलो कि जब भी जो कैटायन और एनायन जो होते हैं उनकी कंडक्टेंस अगर न्यूमेरिकल में दी गई है तो वो लैम्डा एम ही है, लैम्डा ई क्यू नहीं दी जाएगी। और आपको लैम्डा एम ही निकालनी है सॉल्ट की, तो वहां पे लैम्डा एम नॉट जब निकालोगे, सॉल्ट का निकालोगे, तो क्या करोगे, जो भी कैटायन की कंडक्टेंस ले लो और उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर अनायन की कंडक्टेंस ले लो और उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब लैम्डा ई क्यू निकालोगे तो लैम्डा ई क्यू में क्या होगा, कैटायन की कंडक्टेंस ले लो उसके 4 से डिवाइड कर दो, अनायन की कंडक्टेंस ले लो उसके 4 से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, इसे अब एग्जाम्पल पे लगा लेते हैं। देखो बेटा, लिसन, एक कंपाउंड था हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज, ये दे रखा था। क्लियर है? Al2SO4 का होल थ्राइज। पहले तो क्या करते हैं, इसे आयनाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो पहला कैटायन जो आएगा वो क्या आएगा, Al आएगा। Al पे कितना चार्ज आएगा, 3+ आएगा। कोफिशिएंट कितना आएगा, 2 आएगा। और दूसरा कौन सा आएगा, SO4। SO4 पे कितना नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव, और कोफिशिएंट कितना आएगा, 3। ये समझ में नहीं आया? किसको नहीं आया बताओ? आ गया? ठीक है। अब मुझे इसका लैम्डा एम लिखना है, लैम्डा एम नॉट लिखना है, लैम्डा एम नॉट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइज, लैम्डा एम नॉट फॉर Al2SO4 का होल थ्राइज, ये निकालना है। यस सूरज बताइए बेटा क्या आएगा, एक्सप्रेशन बताओ इसका। स्मॉल लैम्डा स्मॉल लैम्डा 2 पहले तो स्मॉल लैम्डा लेंगे, किसका लेंगे, Al3+ साइन का लेंगे ना, किसका लेंगे, Al3+ का। और चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा एम और यहां पे क्या लिखा, Al3+ साइन और मल्टीप्लाई बाय 2 और यहां पे नॉट और प्लस करके यहां पे लैम्डा एम क्या लिखोगे, सल्फेट, लैम्डा एम सल्फेट लिखा बेटा। और यहां पे कितनी बार है ये, और यहां पे क्या लगा दोगे, नॉट। तो ये तो एक्सप्रेशन हो गया लैम्डा एम नॉट के लिए, एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे लैम्डा ई क्यू के लिए निकालेंगे। यस शबा आप बताओ बेटा, लैम्डा ई क्यू नॉट बताना है। और सॉल्ट आपको पता ही है, सॉल्ट आपके पास है Al2SO4 का होल थ्राइज, ये दे रखा है बेटा। शबा बताओ बेटा, 2 लैम्डा 2 का डिवाइड करेंगे। तो बताने दो, अपने मन में रखो, अगर जिज्ञासा है तो भाई डाउट पूछेंगे। यस बताओ बेटा, 1/2 1/2 फिर 2 लिखे कि लैम्डा नॉट लिखा है, लैम्डा नॉट। तो लैम्डा एम नॉट Al3+ प्लस 1/3 लैम्डा एम नॉट SO4 2 नेगेटिव, ये बताया है सब आने बेटा। अब जिनकी जिज्ञासा थी वो बताओ जरा, किसके अंदर जिज्ञासा है, आप बताओ, बैठ के बता दो आराम से। अगर ये जिज्ञासा है बताओ। सानिया सही कह रहा है बच्चा, नहीं कह रहा? सही है, क्योंकि सर ने ये कहा था लैम्डा एम में तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं और लैम्डा ई क्यू में चार्ज का करते हैं। तो यहां पे जो चार्ज था, Al पे जो चार्ज था वो कितना था, 3 था। तो यहां पे जो चार्ज आएगा 3 आएगा, यहां पे कितना है, 2 है। तो यहां पे 2 का डिवाइड और यहां पे क्या करेंगे, 3 का डिवाइड। क्या आपको ये बात क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? तो कोल लॉस का लॉ सबको क्लियर हो गया, यहीं तक है कोल लॉस लॉ। अब एक बात थोड़ा सा क्विक रिवीजन बेटे, 1 मिनट 2 मिनट बैठ लो, थोड़ी 2 मिनट ले लो बेटा। क्विक रिवीजन मुझे भी बहुत जल्दी होती है लेकिन एक शार्प रिवीजन चाहिए। ये बताओ कोल लॉस का जो लॉ है, कोल लॉस का लॉ किस कंडीशन में काम करता है? अच्छा अब ये बताओ कि कोललाउस ने मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन किया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिफाइन किया था? वेरी गुड। अब ये बताओ कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी कंडक्टेंस जो होती है वो किसके सम के बराबर होती है? आयंस की कंडक्टेंस के सम के बराबर होती है। उसके बाद एक चीज बताओ कि जब सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है कि उसकी कंडक्टेंस को स्मॉल लैम्डा लेते हैं कि कैपिटल लैम्डा लेते हैं? स्मॉल लैम्डा। और स्मॉल लैम्डा सॉल्ट का कैपिटल लैम्डा और आयंस का स्मॉल लैम्डा। जब हम लैम्डा एम निकालते हैं, लैम्डा एम नॉट निकालते हैं, तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं? आयंस में, आयन की कंडक्टेंस में कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। और लैम्डा ई क्यू निकालते हैं तो किसका डिवाइड करते हैं? चार्ज का। क्लियर है ना? कल हम इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टुमारो।
से आना पड़ा। ऊधम वही ऊधम भी मतलब का समझा रहे हो ना यार, तू घिस ले जाती है यार, ज़्यादा ड्रामा कर रहा है तो।